नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बार फिर से भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया है। इस बार तो वो यूपी बिहार तक आ गया। उसने नया दावा प्रस्तुत किया है। वहां के एक डिप्लोमेट है जिनका नाम है विक्टर गाओ। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखते हुए ये कहा कि जो मैकमोहन लाइन जिस अंग्रेजों ने बनाई थी उसको हम नहीं मानते। हम एक नई लाइन बनाएंगे जिसका नाम होगा विक्टर लाइन। और वो लाइन जो गंगा नदी है उसके उत्तर तक होगी। मतलब कि गंगा नदी के उत्तर के जो भी क्षेत्र भारत में है वो हमारे क्षेत्र हैं। अभी तक चाइना का दावा केवल नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक होता था, लेकिन अब उसने दावा नया शुरू कर दिया है कि हम गंगा नदी के उत्तर के जो भी क्षेत्र हैं वो सारे सारे हमारे क्षेत्र हैं। तो ये चाइना जो है वो हमेशा भारत से लड़ने की कोशिश करता रहता है। और एक वो आपने बात सुनी होगी कि कुछ कुछ लोग होते हैं वो जिंदगी में नहीं सुधरते, खोदते रहते हैं कि किसी तरीके से उनको लड़ने का जरिया मिले। तो इसी को देखते हुए चाइना के एक डिप्लोमेट जिनका नाम है विक्टर गाओ, उसने ही ये कहा था कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी चाइना मतलब पाकिस्तान के लिए बंद करता है तो हम ब्रह्मपुत्र नदी का पानी उस भारत के लिए बंद कर देंगे। तो आइए जानते हैं पूरा इसका डिटेल क्या है। ये जो व्यक्ति विक्टर गांव हैं, इन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर, ये एक चाइनीज विश्लेषक है और अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भू राजनीतिक पर अपनी राय के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक्स पे जो एक सोशल मीडिया हैंडल है उस पर यह लिखा कि जो मैकमोहन लाइन थी जिसको अंग्रेजों ने 1914 में भारत और चाइना के बीच में खींचा था, जबकि भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। उस समय तिब्बत स्वतंत्र राज्य था, इसने चाइना ने कब्जा कर लिया बाद में उसको। तो वो भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी, बाद में चाइना ने उसको कब्जा कर लिया। उन दोनों के बीच में जो 1914 में लाइन खींची गई थी उस लाइन को हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये खींच दी। और हर साल हम अपना नक्शा जारी करते हैं, कोई भी देश हर साल अपना नक्शा जारी करता है। तो हम अपने पुराने मैप खोज रहे हैं जिसमें अगर हमको ये मिलता है कि भारत में जो गंगा नदी है उसके ऊपर के क्षेत्र हमारे हैं, अगर ये मिलता है तो हम उसके लिए अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। हमारे पास अभी तक का जो नक्शा है उसमें यह है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, जिसको चाइना के लोग दक्षिणी तिब्बत बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बोलते हैं और कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है। तो जैसे ही उन्होंने एक्स पोस्ट पे ये सब लिखा, उसके बाद बहुत सारे चीन के जो लोग थे उनका भी समर्थन मिलने लगा। देखो, पहले जो मैकमोहन लाइन थी वो यहाँ से बनती थी। ये भारत का नक्शा है और ये जो एरिया है, देखो इस तरीके से ये मैकमोहन लाइन बनती थी। मैकमोहन जो उस समय एक मतलब कि ब्रिटिश थे, उनका नाम मैकमोहन था। उन्होंने 1914 में ये लाइन बनाई थी भारत और तिब्बत की सीमा को अलग करते हुए। अब चाइना कहता है कि हम इस लाइन को नहीं मानते। हमारी जो नई विक्टर लाइन बनेगी वो यहाँ से बनेगी। जो गंगा नदी है, गंगा नदी के उत्तर के जो क्षेत्र हैं, चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, इसमें बहुत सारी यूपी और बिहार के हिस्से आएंगे, क्योंकि गंगा नदी यूपी के बीच से, बिहार के बीच से होके जाती है, बंगाल में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। और नॉर्थ ईस्ट के पूरे एरिया जो हमारे एट मतलब कि सेवन सिस्टर बोलते हैं, सेवन सिस्टर और प्लस ये सिक्किम वाला एरिया, मिला के 8 राज्य इधर होते हैं, ये सारा का सारा एरिया हमारा है, भारत का नहीं है। उन्होंने ऐसा दावा किया है। अब देखो, ये गंगा रिवर है, ये यहाँ से उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और इसके उत्तर के जितने भी राज्य हैं इस पे चाइना ने अपना दावा प्रस्तुत किया है। तो ये पूरा एरिया, अब बिहार यूपी अगर चाइना में आ गया तो आप खुद सोचो, बिहार के लोग, यूपी के लोग, आप खुद बताओ। तो ये कहीं से भी मतलब कि ये जो टिप्पणी आई है ये इतनी विवादास्पद है और इसको भारत सरकार को बहुत मतलब कि सरलता से या मतलब कि मजाक के तौर पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि चाइना अगर इस तरह का दावा करता है, क्योंकि वहां के मेंबर ने दावा किया है, ऐसा नहीं किसी पॉलिटिकल व्यक्ति मतलब कि जो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते वो व्यक्ति ने दावा किया, वहां के सीपीसी के जो मेंबर हैं और ये जो विक्टर गांव हैं, ये मतलब कि वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने ऐसा दावा किया है। तो अगर चाइना का मैप इस तरह का जबरदस्ती खोज के वो निकालते हैं तो इस तरीके का दावा वो और प्रस्तुत करेंगे। इसलिए हमको थोड़ा सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए असली जो मतलब कि दुश्मन है ना, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ना होके चाइना है। पाकिस्तान को तो हम संभाल सकते हैं किसी तरीके से, लेकिन जो हमसे 24 घंटे लड़ाई की फिराक में रहता है उसको हम कैसे संभालेंगे? तो असली दुश्मन तो हमारा ये है। देखिए, अभी जो एससीओ की मीटिंग चाइना के किंगदाओ शहर में हो रही थी, वहां पे हमारे जो रक्षा मिनिस्टर है उन्होंने चाइना के एक मिनिस्टर को, देखो, मधुबनी पेंटिंग पेश की। मधुबनी पेंटिंग जो बिहार का स्टेट है, मतलब कि मधुबनी वाला जो एरिया है, दरभंगा, मधुबनी, वहां पे ये पेंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, वही बनती है। तो इस पेंटिंग को मतलब कि प्रस्तुत किया और यही चाइना अब बिहार पे दावा करने लगा है। तो अब बिहार के जो लोग हैं वो बताएं कि भाई तुम लिट्टी चोखा खाओ, मतलब कि इनको खिलाओ, जो ये सब कीड़े मकोड़े खाने वाले लोग अब ये दावा कर रहे हैं बिहार पे। तो आपको क्या सोचते हैं इस बारे में? आप कमेंट करके ये सब जरूर बताओ। अब देखो, ये देखिए, ये इस लाइन पे, ये जो लाइन है ना, ये मैकमोहन लाइन थी जो 1914 में मतलब कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का कब्जा भारत और चाइना दोनों पे था उस समय पे। उस समय ये जो एरिया था वो तिब्बत का होता था। तो उसी समय जो एक अंग्रेज थे, देखो ये जो लाइन है,
ये 1914 में ये मैकमोहन लाइन जो ये तय तय की गई थी भारत और तिब्बत के बीच में। उस समय चाइना मतलब कि चाइना का जो क्षेत्र वो यहाँ से चलता था, ये वाला एरिया जो होता था ये पूरा का पूरा तिब्बत का एरिया था, तो भारत और तिब्बत के बीच में ये लाइन बनाई गई थी। उसके बाद चाइना ने हमारे अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया, ये एरिया भारत का हुआ करता था, मैकमोहन लाइन यहाँ से थी देखो। और अब ये एरिया हमारे पास एक्चुअल में है नहीं, यही तो अक्साई चीन का एक एरिया है, तो इस एरिया पे चाइना ने कब्जा कर लिया। उसके बाद चाइना ने इस लाइन को माना, इसको नहीं माना, मैकमोहन लाइन को नहीं माना, इस लाइन को माना कि चलो हम इस पे मतलब कि संधि करते हैं। 1993 पे एलएसी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी बोलते हैं। तो इस एलएसी पे वो एग्री हुआ कि मैं इसको मानूंगा, इसको तो एकदम नहीं मानता, और इसने कब्जा कर लिया। तो चाइना की कब्जा करने की जो नीति रही है इससे हमको सजग होना चाहिए, क्योंकि उसने पहले ये करके दिखाया है। अब वो क्या काम कर रहा है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है इसको वो दक्षिणी तिब्बत बताता है और इसको कब्जा करने के फिराक में है। उसके बाद अगर वो कहता है कि हमको अगर ये मैप मिला तो हम गंगा नदी के उत्तर में जितने भी स्टेट है भारत के उनमें सब में कब्जा करने की कोशिश करेंगे। चाइना जो है, अब चाइना मतलब कि भारत जैसे है, भारत के जो पड़ोसी देश है 7 पड़ोसी देश हैं, सबसे इस तरीके का झगड़ा नहीं है, लेकिन चाइना के 18 पड़ोसी देश हैं। चाइना थोड़ा सा बड़ा एरिया है चाइना का, चाइना एक बड़ा राष्ट्र है, तो उसका जो क्षेत्रफल है बहुत सारे देशों से, मतलब उसकी बाउंड्री बहुत सारे देशों से मिलती है। 18 देश हैं जिससे बाउंड्री मिलती है, और उन 18 के 18 से इसका बाउंड्री का कॉन्फ्लिक्ट है। केवल भारत नहीं है जिससे इसका कॉन्फ्लिक्ट है, पूरे के पूरे जो एरिया इससे अटैच है, जो जुड़ी हुई सीमाएं हैं, 18 के 18 स्टेट, ये बगल में ये चाइना है, और इससे जो यहाँ इंडिया हो गया, इधर मतलब कि वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, जापान, नॉर्थ कोरिया, रसिया, मंगोलिया, जितने भी देश हैं इसके अगल बगल में सब में इसका मतलब सबसे ये कॉन्फ्लिक्ट है। देखो जापान है, जापान से इसका मतलब कि सेनाकाकू जो आइलैंड है, रियाकू आइलैंड है, इन सब देश मतलब कि आइलैंड को लेकर जापान से इसका चलता रहता है। वियतनाम जो पहले इसी का पार्ट हुआ करता था अब अलग हो गया है, उससे इसका झगड़ा चलता रहता है। इंडिया से चलता ही रहता है, नेपाल से, नॉर्थ कोरिया से, फिलीपींस से, रशिया से, सिंगापुर से, साउथ कोरिया से, भूटान से, मतलब कोई भी देश ऐसा बचा नहीं है इसका पड़ोसी जहां की जमीन इसने कब्जा नहीं की है। ताइवान से चलता रहता है, लाओस से, ब्रुनेई से, तजाकिस्तान से, कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, मंगोलिया से, सबसे इसका झगड़ा जमीन को लेकर चलता रहता है, और सब जगह इसने अपना दावा पेश कर रखा है। इसके हिसाब से तो आधी दुनिया इसकी है, आधी पृथ्वी इसकी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी मतलब वही नहीं होता गांव का लठैत आदमी की तेरा खेत भी मेरा है, वैसी हरकतें चाइना करता है। तो इसलिए हमको चाइना से सचेत होने की जरूरत है। इसकी किस तरीके की नीति रही है जिसके कारण ये इस तरीके का दावा करता है। देखिए इसकी ये कई तरीके की रणनीति बनाता है किसी देश को कब्जा करने के लिए। कब्जा एक तो होता है सैन्य तरीके से कब्जा कर लेना, दूसरा उसकी भूमि कब्जा कर लेना, तीसरा होता है आर्थिक कब्जा कर लेना, मतलब कि इकोनॉमिक रूप से उसको यहाँ उसके यहाँ माल की इतनी डंपिंग कर देना, इतना कर्जा दे देना कि वो दो देश हम पे आर्थिक निर्भर हो जाए, और फिर जिस तरीके की पॉलिसी हम चाहें उस देश में अप्लाई कर सके। तो इसी तरीके की कुछ नीतियां बनाता है ये। देखो किस तरीके की नीतियां बना के कहां कहां इसने कब्जा करने की कोशिश की है। देखो इसकी पहली जो नीति है उसको बोलते हैं सलामी स्लाइस की नीति। इसके अंतर्गत वो क्या करता है कि छोटे किसी भी देश के छोटे छोटे जो हिस्से होते हैं ना उनको कब्जा करना शुरू करता है। और उनको क्यों करता है, क्योंकि इससे पूरा देश जो है मतलब कि खुले तरीके से युद्ध में शामिल ना हो, और पहले छोटे हिस्से को वहां के लोगों को बरगलाएंगे और उनको अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे हम देश की तरफ बढ़ेंगे। इसी तरीके की रणनीति इसने डोकलाम में अपनाई, जो मतलब कि भूटान का हिस्सा था, गलवान घाटी हमारे जो मतलब कि जम्मू कश्मीर में वहां करने की कोशिश की। इस तरीके की रणनीति, ये जो सलामी स्लाइसिंग की रणनीति है, इस तरह की ये रणनीति फॉलो करता है। डोकलाम का एरिया है भूटान का, यहाँ पे ये मतलब कि अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा था चाइना। और ये हमारी गलवान घाटी है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जो लद्दाख में है। अब दूसरी इसकी रणनीति है, देखो कब्जा करने की, समुद्र को कब्जा करने की। ये क्या पेश करता है, ये जो दक्षिणी चीन सागर है, देखो ये वाला पूरा एरिया, इसको बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। अगर 9 डैश लाइन इस तरीके से ये प्रस्तुत करता है कि ये जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है इसको बोलता है ये 9 डैश लाइन। और इसके हिसाब से कि 9 डैश लाइन के अंतर्गत जितने भी एरिया आते हैं सब के सब मेरे हैं। अब बताओ इस एरिया में ये जो समुद्र का एरिया बनता है, इसमें देखो इधर साउथ जापान का हिस्सा, साउथ कोरिया का हिस्सा, मतलब कि सब देशों का, ताइवान का हिस्सा, हांगकांग के सब देशों का हिस्सा, मलेशिया का हिस्सा, सबका हिस्सा आता है। लेकिन इस पूरे 9 डैश लाइन पे अकेला ये दावा करता है कि ये पूरा का पूरा एरिया मेरा है। अब समुद्र का एरिया ऐसा नहीं सिर्फ जल का एरिया होता है, समुद्र में बहुत सारे तेल हैं, गैस है, व्यापार के बहुत सारे केंद्र हैं, मतलब रास्ते होते हैं ना व्यापार के। भारत का जितना व्यापार होता है, किसी भी देश का व्यापार होता है, वो कैसे होता है दूसरे देशों से, वो समुद्र के ही रास्ते होता है। तो इस पूरे दक्षिणी चीन सागर पे पूरा का पूरा अपना कब्जा चाहता है, इसके संसाधनों पे कब्जा चाहता है। तो यहाँ पे ऐसी रणनीति इसने फैला रखी।
और देखो अफ्रीका जैसे जो छोटे देश हैं, बहुत सारे, अफ्रीका है क्यों, भारत एशिया के बहुत सारे देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं जिनको कर्ज की जरूरत होती है, जिनके यहाँ पे पैसे की कमी होती है, उन सब देशों को चाइना क्या करता है, कर्जा दे दे के पहले कर्जा देने की शुरुआत करता है, खूब सारे इंटरेस्ट पे कर्जा देता है, पहले कम इंटरेस्ट पे देता है। वही जैसे गांव के ठेकेदार या जमींदार या जो महाजन होते थे वो कैसे काम करते थे, आप पैसा ले जाओ, अरे कोई बात नहीं, आप पैसा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, उसके बाद बड़ा बड़ा मोटा मोटा ब्याज वसूलते थे, और जब वो ब्याज व्यक्ति ब्याज नहीं दे पाता था तो उसको बंधुआ मजदूर जैसे बना लेते थे। वही काम चाइना करता है। चाइना क्या करता है, बच्चे जो गरीब देश हैं उनको भारी मात्रा में कर्जा देता है, और जब वो देश नहीं चुका पाते तो उन देशों के बंदरगाह, एयरपोर्ट, जमीन सब पर कब्जा करना ये शुरू कर देता है, और उस देश को कहता है कि तुम हमारे हिसाब से चलोगे तभी तुम्हारी नीति कारगर मानी जाएगी, नहीं तो तुम्हारे देश पर पूरी तरीके से हमारा कब्जा हो जाएगा। जैसे उसने श्रीलंका के जो हम्बनटोटा बंदरगाह था, उस श्रीलंका को कम रेट पे मतलब कि कर्जा दिया, श्रीलंका नहीं चुका पाया तो उसके जो 99 साल की लीज पर हम्बनटोटा बंदरगाह को ले लिया था। पाकिस्तान के जो ग्वादर बंदरगाह है जो बन रहा वो भी चाइना का इसी हिसाब से उसने कब्जा कर रखा पूरी तरीके से, मतलब कि चाइना की हेल्प करता है कि भारत से लड़ाने के नाम पे, और फिर वहां के जो संसाधन उनका पूरी तरीके से यूज करता है। और क्या करता है, इसकी रणनीति और किस तरीके की होती है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। चाइना क्या कर रहा है, चाइना का एक पुराना सिल्क रूट हुआ करता था, तो अब वो क्या करता है, बहुत सारे, जैसे ये रेड लाइन की जो आप देख रहे हैं, और एक ये नीली कलर की लाइन, तो जो नीली कलर की लाइन है इसको बोलते हैं सी रूट। सी रूट का जो समुद्र के रास्ते से जो रास्ता बनाएगा वो सी रूट होगा, बंदरगाहों के माध्यम से। और ये जो रेड कलर का एरिया है, तो जहां जहां मतलब कि कहीं रेल बनाएगा और कहीं सड़क, पूरी में सड़क बनाएगा, कहीं रेल के द्वारा, कहीं मतलब कि जो बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, मतलब कि जो मतलब कि सड़क में चलते हैं, बड़े बड़े ट्रक होते हैं, उनके द्वारा मतलब कि अपना कच्चा माल पूरे इस एरिया में, और इधर से इस एरिया में पूरे के पूरे यूरोप तक के एरिया में, लाल सागर वाले से होते, भूमध्य सागर होते हुए पूरा का पूरा इस एरिया में कब्जा करना चाहता है। तो इसी को वो बोलता है वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, पूरा उसका इनिशिएटिव चलता है। इसके माध्यम से वो पूरे के पूरे भू राजनीतिक अपना कब्जा चालता है पूरे हिंद महासागर में, और पूरे के पूरे ये सागर वाले एरिया में, कि इसी का माल डंप हो और इन दोनों देशों पे हम अपना कच्चा माल डंप कर दें। इस तरह का नियंत्रण करता है वो। और क्या करता है, आपने देखा होगा कि टिकटॉक जैसे ऐप, हुआई जैसे ऐप, जूम जैसे ऐप, इस पर कहाँ के हैं, ये चाइना के हैं। भारत सरकार इस पे बैन क्यों लगाई, वो यही लगाई कि इसलिए लगाई कि ये क्या करती हैं, दुनिया में भर में इस तरह के छोटे छोटे ऐप जो बच्चों को, या मतलब कि इतने सस्ते ऐप होते हैं, सारी चीज प्रोवाइड करता है, ये आपको भी स्टार बना देंगे, इस तरीके जो जैसे टिकटॉक वाले ऐप आए थे, तो उसमें होता क्या है कि वो जानना चाहता है कि यहाँ के जो लोग की मानसिकता है वो किस तरीके से काम करती है, उनके लोगों के वो डाटा इकट्ठा करता है सब जगह से, और उसी के हिसाब से वो सामान बनाता है और फिर सामान दुनिया भर को बेचता है। तो साइबर कब्जा करता है, डेटा का नियंत्रण करता है, कि दुनिया भर में इस तरह की ऐप फैलाएगा, लोगों के मन के विचार क्या है वो जानने की कोशिश करेगा, और उसी तरीके से सामान बना के पूरे दुनिया में बेचेगा। और क्या काम करता है, ये कहता है, ये देखो चाइना की एक ये कहा जाता है कि भेड़ की खाल में भेड़ी, मतलब कि भेड़ की खाल में ये भेड़िया है। इसका क्या मतलब है कि ये देखो ऐसे बहुत बताएगा कि बहुत बड़ा लोकतंत्र हो, विकासशील देश हो, दुनिया भर की ऐसे अच्छी अच्छी बातें करेगा। और क्या करेगा, पीएलए जो उसकी आर्मी है ना, उसको पूरी तरीके से बढ़ाता चला जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पता है किसकी, चाइना की है। अब उसने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी संख्या के हिसाब से अपनी, मतलब कि दुनिया में सबसे बड़ी सेना किसकी है, चाइना की आर्मी में, और उसके बाद नौसेना में भी उसने अपना सबसे बड़ा मतलब कि बल बना लिया है। तो ये क्या काम कर रहा है कि मतलब किसी देश से युद्ध भी हो जाए तब भी ये तगड़े से खड़ा रहे। और क्या है इसकी रणनीति, इसकी रणनीति है इलिट कोऑप्ट स्ट्रेटजी। इसको इसलिए बोलते हैं इलिट कोऑप्ट, इसका हिंदी मतलब होता है हंसो और अंदर से खोखला करो। इसका ये मतलब है ये क्या करता है, दुनिया के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजनीतिक हैं, ब्यूरोक्रेट है, या दुनिया के कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे बहुत सारे समाजवादी लोग होते हैं जिसको नक्सलिस्ट कई बार ने उनका भी यूज करता है, जो मतलब कि मार्क्सवादी लोग होते हैं, जो मतलब कि पार्टी के एंटी काम करते हैं, मतलब किसी देश के अपोज में, अपोज का मतलब देश के अपोज में नहीं, देश की जो राइटिस्ट विंग है उसके अपोज में जो लेफ्टिस्ट लोग काम करते हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। और बढ़ावा देता है ताकि वो चाइना के विरोध में कोई बयान न दें, और उनको रिश्वत देता है ताकि उनका झुकाव चाइना की तरफ बना रहे। तो इस तरीके से वो अंदर से देश को खोखला करने की कोशिश करता है। तो ये इस तरीके की पॉलिसी के हिसाब से चाइना से हमेशा सचेत रहना है। ये उसी तरीके का देश है कि आपकी जमीन कब्जा करेगा, या जमीन सिर्फ कब्जा ना करे लेकिन आर्थिक रूप से आपको पंगु बनाने के लिए, आपको आपके अगर इसके पड़ोसी देश हैं तो सारे शतरंज की चालें ये चलेगा, जिससे आपको मतलब कि नुकसान पहुंचे। ये पाकिस्तान को भी मदद करेगा भारत के लिए, और भारत को भी धमकाता रहेगा। तो इससे बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। ये ऐसा मतलब कि देश है जिसपे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। और देखो
भारत के इस खिलाफ इसकी रणनीति क्या रही है? जो एलएसी मैंने बताया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये क्या करता है, ये जो एरिया है हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया, इसको दक्षिणी तिब्बत बोलता है, और कहता है कि अगर आपने सिंधु नदी का पानी बंद किया तो मैं क्या करूंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी बंद कर दूंगा। इस तरीके से भारत को धमकी देता रहता है। अब आपसे मेरा ये सवाल है दोस्तों कि भारत सरकार को इसमें किस तरीके का रुख रखना चाहिए? क्या चाइना की इस धमकी को, या इस तरीके का जो स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ का पूरा एरिया, जो मतलब कि गंगा नदी के नॉर्थ का एरिया है, वो सारा का सारा हमारा है, इस पे कैसा भारत सरकार को अपना रुख रखना चाहिए? क्या इसको इग्नोर मानना चाहिए कि ऐसे ही धमकी मतलब कि बोलते रहते हैं, कि इस पे तरीके से काम करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हो? भारत सरकार की रणनीति कैसी हो, या चाइनीज लोगों पे कितना विश्वास हो? इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि चाइना की जो वस्तुएं हैं हम उनका धीरे धीरे बहिष्कार करें। अपने लोगों की जो वस्तुएं खरीदें, किसी और देश की वस्तु खरीदें। ऐसा नहीं कि सरकार बहिष्कार करे, लोग अगर जितना बहिष्कार करेंगे तो अब चाइना को आर्थिक रूप से घाटा होगा ना, तब उसका दिमाग शांति से मतलब कि काम करेगा, भारत के साथ शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। नहीं, वो जितना इकोनॉमिक रूप से मजबूत होता जाएगा उतना ही वो दूसरे देशों पर इस तरीके का मानसिक प्रेशर बनाता जाएगा। तो आप इसके विषय में क्या सोचते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखो। धन्यवाद।